आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज का हमारा टॉपिक है लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इंडिया और लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। यानी कि दोस्तों, हमारे देश में यानी कि भारत में कानून कैसे बनता है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में दोस्तों रूल ऑफ लॉ है। लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। यहाँ हर कोई एक लॉ के अंदर रहकर अपना कार्य करता है। तो दोस्तों, हम आज उस पूरे प्रोसीजर को अच्छे से समझेंगे कि भारत में कानून कैसे बनता है और इसको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जो लॉ बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, जो कि इंडिया में लार्जेस्ट और सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि जहाँ पे कानून बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने इंडियन पार्लियामेंट को लेकर भी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और आप आई बटन में वहाँ पे क्लिक करके इंडियन पार्लियामेंट के बारे में भी काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और यह कॉलेज एजुकेशन में भी पूछा जाता है। और दोस्तों, यह जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर कानून कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, जो आप यहाँ पे ये इमेज देख रहे हो, ये लोकसभा एंड राज्यसभा की इमेज है दोस्तों। ये दोस्तों लोकसभा है, ये राज्यसभा है। लोकसभा जिसको दोस्तों हम लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और अपर हाउस भी कहते हैं दोस्तों। इंडियन पार्लियामेंट यानी कि दोस्तों जो इंडियन पार्लियामेंट है वो उसमें डिवाइडेड है, तीन तीन कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। और इसके जो दोस्तों तीन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड लोकसभा एंड राज्यसभा। दोस्तों, ये तीनों के तीनों पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स हैं। अब दोस्तों, जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनको लेके हमारे देश में तीन लिस्ट में उनके जो कानून के हैं उनके सब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है। यानी कि दोस्तों जो तीन लिस्ट हैं, जैसे कि पहली है यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट से लेकर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जिनके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। दोस्तों, जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास 100 सब्जेक्ट्स हैं, और जैसे कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन को है और सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड टेलीकम्युनिकेशंस। और दोस्तों जो स्टेट लिस्ट है उसमें हमारे पास टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो उनके ऊपर कानून बनाने का जो मेन अधिकार है दोस्तों वो राज्य को है, यानी कि स्टेट को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि पुलिस, एजुकेशन एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और दोस्तों एक है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जिसको हम मतलब जो कि जिसके अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं, और जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। और दोस्तों अगर इन दोनों में बहस हो जाए किसी एक कानून को लेके, तो उसमें जो ज़्यादा मानी जाएगी या उस कानून को जो फेवर होगा दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेगा हमेशा, यानी कि उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर मानी जाएगी। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिजेस एक्सेट्रा। और दोस्तों जो ये तीनों की तीनों लिस्ट हैं ये हमारे शेड्यूल 7 में दी हुई हैं, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ पावर को भी दर्शाता है। अब दोस्तों हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, लॉ मेकिंग प्रोसेस।
लॉ मेकिंग प्रोसेस दोस्तों आइडेंटिकल है दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। एवरी बिल हैज़ टू पास थ्रू द सेम स्टेजेस इन ईच हाउस, यानी कि दोस्तों बिल को दोनों जो हाउस हैं उनके अंदर सेम स्टेजेस से ही गुजरना पड़ता है। और जो बिल होता है दोस्तों एक प्रोपोजल होता है लेजिस्लेचर के लिए, एंड इट बिकम्स एक्ट और लॉ व्हेन ड्यूली इनेक्टेड, और मतलब दोस्तों जब इसको पास कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद ये लॉ कैसे बनता है, और लॉ बनने के बाद फिर ये लागू हो जाता है। बिल्स जो होते हैं दोस्तों वो टू टाइप्स होते हैं, पब्लिक बिल्स एंड प्राइवेट मेंबर्स बिल्स। यानी कि दोस्तों पब्लिक बिल्स वो होते हैं जो कि यूनियन जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के यूनियन काउंसिल मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दोस्तों, उनके द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं या उनके द्वारा जो बिल प्रपोजल रखे जाते हैं हाउसेज में, उनको हम पब्लिक बिल्स कहते हैं। और इनको छोड़ के और किसी मेंबर के द्वारा जो राज्यसभा और लोकसभा में जो बिल्स रखे जाते हैं दोस्तों, उनको हम प्राइवेट मेंबर्स बिल बोलते हैं। बोथ आर पास्ड बाय द सेम जनरल प्रोसीजर, दोस्तों दोनों बिल्स को सेम जनरल प्रोसीजर से ही पास किया जाता है, सेम स्टेजेस होती हैं हाउसेज के अंदर में। अब दोस्तों बिल्स हैं जो वो 4 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं, यानी कि दोस्तों जैसे कि ऑर्डिनरी बिल्स आर कंसर्न्ड विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों जो बिल्स होते हैं वो फाइनेंशियल सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी अदर मैटर्स से कंसर्न्ड होते हैं। जो मनी बिल्स होते हैं दोस्तों वो किससे कंसर्न्ड होते हैं, वो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, लाइक जैसे कि टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। और दोस्तों एक फाइनेंशियल बिल्स होते हैं जो कंसर्न होते हैं फाइनेंशियल मैटर्स से, बट ये मनी बिल्स से डिफरेंट होते हैं दोस्तों। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो कि दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनकी अमेंडमेंट को लेके कंसर्न होते हैं ये बिल्स। तो दोस्तों आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में जानेंगे कि ऑर्डिनरी बिल्स भारत में कैसे उसको फिर लॉ बनता है और वो कैसे कानून बनता है। दोस्तों जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज टू पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस इन द पार्लियामेंट बिफोर इट फाइंड्स अ प्लेस ऑन द स्टैट्यू बुक। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स हैं उन सभी को कुछ स्टेजेस होती हैं पार्लियामेंट में जिनके अंदर से गुजरना होता है या उन स्टेजेस को पार करना होता है, उसके बाद ही उनको जो हमारी जो बुक है, स्टैट्यू बुक है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें जगह मिलती है। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग। जो ऑर्डिनरी बिल होता है दोस्तों उसको किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और वो बिल दोस्तों या मिनिस्टर के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और किसी मेंबर के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द मेंबर यानी कि दोस्तों जो मेंबर है वो जो उस बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है उसको पहले परमिशन लेनी होती है, यानी कि आस्क फॉर द लीव। जब दोस्तों लीव हाउस के द्वारा ग्रांटेड कर दी जाती है, उसके बाद जो बिल का मूवर होता है वो उसको इंट्रोड्यूस करता है, रीडिंग उसके टाइटल और उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ के, किसमें, पहली रीडिंग में। उसके ऊपर दोस्तों नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस एज दिस स्टेज, इस स्टेज में दोस्तों बिल के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। लेटर द बिल पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, जो दोस्तों लेटर द बिल पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया, जो बिल होता है उसको गैजेट ऑफ इंडिया में छापा जाता है। इफ ए बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, और दोस्तों इसमें यह भी प्रावधान है अगर कोई बिल इसके इंट्रोडक्शन से पहले गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड हो गया तो फिर वहां पे जो लीव ऑफ हाउस होती है यानी कि जो परमिशन होती है वो लेनी जरूरी नहीं होती। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, यानी कि दोस्तों जो इंट्रोडक्शन है बिल का और जो उसका पब्लिकेशन है गैजेट में, यही होता है फर्स्ट रीडिंग का प्रोसीजर। अब दोस्तों सेकंड रीडिंग, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द बिल रिसीव्स नॉट ओनली द जनरल डिस्कशन बट ऑल्सो, यानी कि दोस्तों इसमें कह रखा है कि जो इस स्टेज में ना जो बिल होता है वो सिर्फ मतलब जनरल इस पर डिस्कशन नहीं होता, बट यहाँ पे डिटेल्स में स्क्रूटनी भी होती है और यहाँ पे इसको फाइनल शेप दी जाती है, यानी कि दोस्तों उसमें से बिल में से हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना, उसके ऊपर मतलब जो मेन यहाँ पे स्क्रूटनी की जाती है। दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि स्क्रूटनी क्या होती है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन्वॉल्व्स 3 मोर सब स्टेजेस, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है क्योंकि इसके अंदर भी 3 और सब स्टेजेस होती हैं,
यानी कि दोस्तों नेमली स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, कमेटी स्टेज एंड कंसिडरेशन स्टेज। यानी कि दोस्तों पहली जो स्टेज है वो है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। प्रिंटेड कॉपीज होते हैं दोस्तों जो बिल की, वो सभी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द बिल आर डिस्कस्ड जनरली एंड डिटेल्स ऑफ द बिल्स आर नॉट डिस्कस्ड। यानी कि दोस्तों इसमें सेकंड रीडिंग में अब क्या होता है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल और प्रोविजंस होते हैं बिल के वो डिस्कस किए जाते हैं, बट बिल की डिटेल्स डिस्कस नहीं की जाती। इस स्टेज में दोस्तों हाउस कैन टेक ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्शन। इसमें दोस्तों जो हाउस होता है वो 4 एक्शन ले सकता है, जैसे कि इट मे टेक बिल इनटू द कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन अदर फिक्स्ड डेट। यानी कि दोस्तों जो वो है बिल का जो कंसिडरेशन दे सकता है इमीडिएटली, या फिर उसको किसी और डेट को भी फिक्स कर सकता है उसके कंसिडरेशन के लिए या उसके डिस्कशन के लिए। इट में रेफर द बिल टू अ सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। यानी कि दोस्तों वह बिल को सिलेक्ट कमेटी को भी भेज सकता है हाउस की। और दोस्तों इट में रेफर द बिल टू द जॉइंट कमेटी ऑफ द हाउस। वो दोस्तों जॉइंट कमेटी होती है जो हाउस की, उसको भी भेज सकता है। इट में सर्कुलेट द बिल टू इलिट पब्लिक ओपिनियन। यानी कि दोस्तों जो वो बिल को हाउस है वो जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें, जैसे कि दोस्तों लॉ स्टूडेंट्स होते हैं लॉ यूनिवर्सिटीज में, उनके पास भी भेज सकता है ताकि उनका ओपिनियन जानने के लिए। अब दोस्तों जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है कमेटी स्टेज। इसमें दोस्तों इसमें क्या प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो बिल होता है वो रेफर्स किया जाता है जो सिलेक्ट कमेटी होती है हाउस की, उसको। कमेटी विल एग्जामिन द बिल इन डिटेल। जो सिलेक्ट कमेटी होती है दोस्तों वो बिल को बहुत ज़्यादा बारीकी से डिटेल में एग्जामिन करती है, क्लोज बाय क्लोज। इट कैन ऑल्सो अमेंड इट्स प्रोविजंस। यानी कि दोस्तों यह जो कमेटी होती है वो इसके प्रोविजंस को अमेंड भी कर सकती है, बट विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल्स अंडरलाइन इट। यानी कि बट दोस्तों जो उस बिल के सिद्धांत हैं, जो उसके मेन प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक हैं जो उसका, वो उसको चेंज नहीं कर सकते। आफ्टर द स्क्रूटनी एंड डिस्कशंस द कमेटी विल रिपोर्ट्स द बैक टू द हाउस। दोस्तों स्क्रूटनी और डिस्कशन के बाद जो कमेटी होती है वो बिल को दोबारा फिर हाउस में भेज देती है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरी सब स्टेज है वह कंसिडरेशन स्टेज। इस स्टेज में दोस्तों जो डिबेट होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू रिजेक्ट द बिल एज ए होल एंड नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड। दोस्तों इस स्टेज पे अगर आप रिजेक्ट करना चाहें पूरे बिल को तो रिजेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं होती। इफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल इज। अगर दोस्तों जो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होती है एंड वो वोट करके एक्सेप्ट कर देते हैं बिल को, यानी कि उसको पास करवा देते, तो उसको रिगार्डेड किया जाएगा कि बिल पास हो चुका है। देन बिल इज ऑथेंटिकेटेड। मतलब दोस्तों फिर उसको जो प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर होता है, यानी कि दोस्तों अगर लोकसभा में है तो जो उसका प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है, स्पीकर। और अगर जो राज्यसभा में है दोस्तों तो उसका जो प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर होता है वो होता है राज्यसभा का चेयरमैन, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे इसको बिल को ऑथेंटिकेट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडिंग ऑफिसर के द्वारा हाउस के, और इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है सेकंड हाउस के कंसिडरेशन और अप्रूवल के लिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास जो बिल है वो एक हाउस से पास हो चुका है, अब उसको दूसरे हाउस में भेज दिया गया है उसके कंसिडरेशन और अप्रूवल के लिए। अब दोस्तों बिल इन सेकंड हाउस। तो दोस्तों सेकंड हाउस में भी बिल को सेम 3 स्टेजेस से पास होना होता है। दोस्तों यहाँ पे भी बिल को वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि हमने फर्स्ट हाउस में किया है। यहाँ पे इस हाउस के पास भी दोस्तों 4 ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। इट में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये इस बिल को पास कर सकते हैं एज इट इज, जैसा कि पहले हाउस ने भेजा है, बिना अमेंडमेंट्स के करे। और दोस्तों ये बिल को पास कर सकते हैं विद अमेंडमेंट्स एंड इसको वापस कर सकते हैं रिटर्न टू द फर्स्ट हाउस फॉर इट्स रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकते हैं। दोस्तों ये बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और इट मे नॉट टेक एनी एक्शन। और दोस्तों ऐसा भी हो कि ये कोई एक्शन ना लें और बिल पेंडिंग में रह जाए। अगर दोस्तों जो सेकंड हाउस होता है वो बिल को
पास कर देता है विदाउट अमेंडमेंट्स, और द फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स, और यानी कि दोस्तों या तो बिना अमेंडमेंट्स के पास कर दे, या फिर जो पहला हाउस है वो जो उनके द्वारा अमेंडमेंट्स भेजी गई थी उनको एक्सेप्ट कर ले जो दूसरे हाउस ने भेजी थी, तो बिल को माना जाएगा कि दोस्तों बिल दोनों हाउसेज से पास हो चुका है, और इसको फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर जो पहला हाउस है वो रिजेक्ट कर दे अमेंडमेंट्स को दूसरे हाउस की, और जो सेकंड हाउस है वो रिजेक्ट कर दे बिल को कम्प्लीटली, मतलब बिल्कुल ही कम्प्लीटली मतलब रिजेक्ट कर दे, पास ही ना करें, और फिर कोई 6 महीने तक दोस्तों उस पर कोई एक्शन ना ले, तो यहाँ पे एक डेडलॉक जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। अब डेडलॉक कंडीशन में इसका सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक हाउस ने तो इसको पास कर दिया है, दूसरा हाउस फिर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, और 6 महीने बीत चुके हैं। तो इसमें दोस्तों जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उसके पास ये पावर होती है कि वो जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज को समन कर सकते हैं। वो दोनों हाउसेज की सीटिंग को, मतलब दोनों हाउसेज के मेंबर्स को बिठा के एक जॉइंट सीटिंग बना सकते हैं। अगर वहाँ पे मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाता है, दोनों हाउसेज के मेंबर को मिला के टोटल जो जनसंख्या होती है, अगर वहाँ पे मेजोरिटी से पास होता है तो दोस्तों हम उस बिल को पास मानते हैं, यानी कि वो बिल दोनों हाउसेज से पास हो चुका है। अब दोस्तों अब दोनों हाउसेज से बिल पास होने के बाद इसको जो है वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रेसिडेंट की मंजूरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एवरी बिल पास्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज असेंट। यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि जो भी ये बिल होता है ये दोनों हाउसेज के द्वारा पास करने के बाद फिर प्रेसिडेंट के लिए उसके असेंट के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनके पास 3 अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, भाई ठीक है उनके पास बिल आया, उन्होंने बिल को मंजूरी दी, बिल पास हो मतलब बिल साइन कर दिया, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपना असेंट दे दिया, या फिर वो अपना मतलब उसको असेंट ना दें दोस्तों, वो बिल को उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना दें, या फिर दोस्तों वो बिल को दोबारा हाउसेज को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें। वो चाहते हैं कि भाई एक बार बिल दोबारा फिर से हाउसेज में जाए, और जो हाउसेज हैं इसके ऊपर एक बार दोबारा रिकंसिडर करें, इसके ऊपर सोच विचार करें, और फिर मेरे पास दोबारा भेजें। तो दोस्तों ये जो 3 विकल्प होते हैं ये हमारे राष्ट्रपति जी के पास मौजूद होते हैं। अब दोस्तों इफ प्रेसिडेंट गिव्स असेंट बिल बिकम्स एन एक्ट, यानी कि दोस्तों जो प्रेसिडेंट उसको अगर असेंट दे देते हैं तो जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है, एंड फिर इसको जो स्टैच्यू बुक होती है उसमें प्लेस्ड कर दिया जाता है। लेकिन इफ प्रेसिडेंट विदहोल्ड्स हिज असेंट इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम एक्ट, यानी कि दोस्तों प्रेसिडेंट अपना कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है और एक्ट नहीं बनता है। लेकिन इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल, यानी कि दोस्तों अगर प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए, एंड इफ पास्ड बाय द बोथ हाउसेज अगेन, दोस्तों जैसे कि प्रेसिडेंट ने दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को भेज दिया, उन्होंने पहली बार साइन करने से मना कर दिया था, लेकिन दोबारा वही सेम बिल अगर दोनों हाउसेज के द्वारा पास किया जाता है, उसमें चाहे कुछ अमेंडमेंट हो या कोई अमेंडमेंट नहीं हो, और दोबारा अगर उसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए पुट किया जाता है, तो दोस्तों वहाँ पे प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ता है, वहाँ पे उनको उस बिल को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। दोस्तों द प्रेसिडेंट इंजॉयज ओनली अ सस्पेंसिव विटो, जो प्रेसिडेंट होता है दोस्तों वो सिर्फ सस्पेंसिव विटो ही इंजॉय करते हैं। दोस्तों आज के हमारे टॉपिक में यही था कि हमारे देश में बिल से कानून कैसे बनता है, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इंडिया, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें मैंने आपको और 3 बिल्स के बारे में बताया था, जैसे मनी बिल्स दोस्तों, फाइनेंशियल बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो दोस्तों मैं उनके ऊपर भी जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार दोबारा वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं।
मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। और दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।